ऑडियो बुक वांग्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 4 पार्ट 23। इन उद्योगों में पूंजी लग सके तो सृजन की संभावना बढ़ेगी। अगणित उलझनों और समस्याओं से भरी इस सड़ी गली दुनिया का कायाकल्प करने के लिए प्रादुर्भूत नवनिर्माण आंदोलन समय की सबसे बड़ी आवश्यकता पूर्ण करने जा रहा है। इसकी सफलता के लिए किया गया योगदान विश्व मानव की सर्वोपरि सेवा साधना में गिना जाएगा। इसलिए जनशक्ति, धन शक्ति, धर्म शक्ति, राजशक्ति, प्रतिभा, उत्कंठा और श्रम शक्ति का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। हम में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि किन साधनों को किस प्रकार इस महान अभियान में नियोजित किया जा सकता है। जो उपाय सूझ पड़े वे कार्यान्वित किए जाने चाहिए। व्यक्ति की तृष्णा और विलासिता के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले साधन यदि लोकमंगल के लिए लग सकें तो उन साधनों की सार्थकता ही मानी जाएगी। व्यक्ति विलास और अहंकार, मोह और लोभ के पाप भर से बचेगा और सदुद्देश्य का साधन मिल जाने से जन कल्याण का पथ प्रशस्त होगा। जिसका जितना समय, श्रम, धन, मनोयोग, ज्ञान, पुरुषार्थ विश्व मानव की सेवा में लग गया, उतना ही व्यक्ति और उसके साधन सराहनीय गिने जा सकेंगे। समय की पुकार है कि विवेकवान लोग कम से कम में अपनी गुजर करें और जो कुछ उनके पास है उसका बड़ा हिस्सा लोकहित के लिए समर्पण कर दें। इस त्याग बलिदान के आधार पर ही विश्व कल्याण की आधारशिला रखी जाएगी। यदि हम बातून और कंजूस ही बने रहें, लोभ और मोह की परिधि से आगे कदम न बढ़ा सके, तो इन नारकीय परिस्थितियों से छुटकारा न पाया जा सकेगा जिनमें आजकल हम जल भून रहे हैं। महाकाल ने जनशक्ति और धन शक्ति का आह्वान किया है। समय ने त्याग बलिदान की मांग की है। इसका अनुकूल उत्तर दिया जाना चाहिए। हम जनशक्ति पर्याप्त मात्रा में जुटाएं और धन की कमी न रहने दें। अपनी रोटी में विश्व मानव को भी हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं में कमी करके भी लोक मानस को परिष्कृत करने वाले साधनों की आवश्यकता पूरी करनी चाहिए। जो पूंजी दान के रूप में न दी जा सके उसे उधार कर्जे के रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए। व्यक्ति के पास पैसा सड़ता रहे या विकार अहंकार पैदा करता रहे, इससे अच्छा यह है कि वह धरोहर के रूप में ब्याज या लाभ पाने की सुविधा के साथ सृजनात्मक कार्यों के लिए दे दिया जाए। यह उधार या कर्ज भी महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध कर सकता है। लिमिटेड कंपनियां आजकल बड़े बड़े व्यापार कर रही हैं। टाटा, बिरला, मफतलाल, सिहानिया, डालमिया आदि के उद्योग संस्थान लिमिटेड कंपनियों के आधार पर शेयरों से साझेदारों की पूंजी प्राप्त करके ही चल रहे हैं। शेयर होल्डर लाभ, बोनस, ब्याज आदि प्राप्त करते हैं और इस पूंजी से ऐसे उद्योग चल निकलते हैं जिनसे लाखों को रोजी रोटी मिलती है और जनता की आवश्यकताएं
पूरी होती है। यह शैली उन उद्योगों के लिए अपनाई जा सकती है जो लोक मानस को प्रभावित कर सकते हों। यदि प्रभावशाली अर्थशास्त्री उद्योगपति इस प्रकार का कार्य हाथ में लें तो भागीदार पूंजी सुरक्षित रखने बढ़ाने के साथ साथ समाज की महत्ती सेवा कर सकते हैं और नवनिर्माण कार्य में महत्वपूर्ण हाथ बटा सकते हैं। साहित्य, शिक्षा, कला द्वारा लोकमानस प्रभावित किया जाता है। यह सभी साधन आज उन पूंजीपतियों के हाथ में हैं जो अनुचित मार्ग से भी अपनी आमदनी बढ़ाने में संलग्न हैं। यदि इन सभी माध्यमों को आदर्शवादी दृष्टिकोण के लिए प्रयुक्त करने के लिए पूंजी मिल जाए तो उसका परिणाम आश्चर्यजनक हो सकता है। अच्छी चीज मुकाबले में न होने पर एकमात्र बुरी चीज ही सामने रह जाती है, फिर उसी का सर्वाधिकार रहता है, उसी की तूती बोलती है, उसे ही जक मारकर जनता अपनाती है। पर यदि मुकाबले की अच्छी चीज उपलब्ध हो तो कोई कारण नहीं कि सुरुचि को प्रोत्साहन न मिले। दुनिया में केवल ओछे और निकृष्ट स्तर के लोग ही नहीं रहते, सुरुचि भी जीवित हैं। यदि सुरुचि पूर्ण साहित्य, शिक्षा, कला का अस्तित्व मौजूद रहे तो कोई कारण नहीं कि उसे अपनाया न जाए। जिस प्रकार दुष्ट साधनों ने जनमानस विकृत किया है, उसी प्रकार यदि सत्साधन प्रस्तुत किए जा सकें तो जन रुचि अवश्य ही परिष्कृत होगी और फलस्वरूप सत्प्रवृत्तियां बढ़ती पनपती दृष्टिगोचर होंगी। ऐसे साहित्य की भारी आवश्यकता है जो उपन्यास, कथा, नाटक, कविता, विवेचना, बाल पुस्तकें, जीवनी, महिला साहित्य, स्वास्थ्य, मनोरंजन, राजनीति, धर्म, सदाचार, समाज दर्शन, अध्यात्म आदि विभिन्न विषयों को लेकर प्रेरणाप्रद प्रकाशन प्रस्तुत कर सके। हिंदुस्तान में 15 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। हर भाषा में ऐसे साहित्य की जरूरत है। यदि उसे सस्ता, सुंदर और उत्कृष्ट स्तर का बनाया जा सके तो हर भाषा में उसे अपनाया और खरीदा जाएगा। स्कूली किताबों को छोड़कर अन्य लोक रुचि के विषयों की पुस्तकें प्रायः 10 अरब की बिकती हैं। उनमें 40 अरब की पूंजी लगी है। हम उसका 100वां हिस्सा भी यदि सत साहित्य के प्रकाशन में लगा सकें तो उससे दुर्बुद्धि उत्पन्न करने वाली पुस्तकों का विष घटेगा और व्यक्ति एवं समाज को आदर्शवादिता की ओर बढ़ने की संभावना स्पष्ट होकर सामने आएगी। यह उद्योग ऐसा है जिसमें करोड़ों रुपया लगाया जा सकता है और वह पूर्णतया सुरक्षित रहकर अपने जमा करने वालों को लाभ, यश और पुण्य तीनों ही प्रचुर मात्रा में दे सकता है। शिक्षा गैर सरकारी चल सके, इसकी बहुत गुंजाइश है। हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग महिला विद्यापीठ, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, आर्य कुमार परिषद जैसी संस्थाएं बहुत समय से बिना सरकारी सहायता के अपना प्रचार एवं परीक्षा कार्य जारी रख सकी हैं और अपने प्रभाव से लाखों को प्रभावित करने में समर्थ हो सकी हैं। ऐसी शिक्षा और परीक्षा समितियां सार्वजनिक संगठन के रूप में चल सकती हैं अथवा बाइबिल सोसाइटी की तरह एक छोटा संघ भी उन्हें चला सकता है। कोचिंग स्कूल, रात्रि पाठशालाएं, बाल मंदिर फीस लेकर चलाए जा सकते हैं।
व्यस्त व्यक्ति जो स्कूल नहीं जा सकते और अवकाश के समय प्राइवेट रूप से पढ़ना चाहते हैं, ऐसे स्कूलों से पूरा लाभ उठा सकते हैं। फीस से उनका खर्च चल सकता है। टाइप, शॉर्ट हैंड, रेडियो, टेलीग्राफी आदि सिखाने वाली इंस्टीट्यूट हर जगह व्यक्तिगत प्रयत्नों से चल रहे हैं और अपने संचालकों की आजीविका चला रहे हैं। गृह उद्योग, कुटीर शिल्प तथा विभिन्न स्तर की शिक्षा का माध्यम लेकर हर जगह छोटे बड़े स्कूल खोले जा सकते हैं। इनमें आजीविका उपार्जन वाली शिक्षा भी रहें और जीवन निर्माण तथा समाज निर्माण के प्रशिक्षण भी जुड़े रहें। यह गैर सरकारी शिक्षा पद्धति देश में विकसित होने की पूरी गुंजाइश है। सरकारी स्कूलों में जगह कम पड़ रही है, दाखिला कठिन हो रहा है, फिर पढ़ाई के नाम पर लकीर भर पिटती है। छात्र ट्यूशन लगाने पर ही पास होते हैं। इससे पढ़ने वाले प्रसन्न नहीं। यदि प्राइवेट स्कूल ठीक तरह पढ़ाने की व्यवस्था बना लें तो छात्रों की कमी न रहेगी। यह शिक्षा व्यवस्था यदि कोई संगठित शिक्षा संस्था हाथ में ले लें तो लगभग उतने ही छात्र मिल सकते हैं जितने सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। व्यक्तिगत प्रयत्नों से जब हर जगह ऐसे स्कूल चल रहे हैं तो कोई कारण नहीं कि सुव्यवस्थित योजना के अंतर्गत देश भर में एक स्तर पर चलाए गए यह शिक्षा संस्थान सफल न हो। परीक्षाएं सरकारी भी यह छात्र दे सकते हैं और गैर सरकारी बिना मान्यता प्राप्त परीक्षाओं का प्रचलन भी हो सकता है। सरकारी नौकरी तो प्रमाण पत्र प्राप्त लोगों को भी नहीं मिलती, फिर योग्यता ही सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। पास शुदा इंजीनियर से अनुभवी मिस्त्री यदि ठीक तरह तैयार किया गया हो तो अधिक सफल हो सकता है। अनुभवी कारीगर गैर सरकारी स्कूलों में अधिक अच्छी तरह ढल सकते हैं। ये साथ में जीवन निर्माण और समाज निर्माण का शिक्षण जुड़ा रहने, छात्रावास व्यवस्था अनिवार्य रहने से इनमें ऐसे छात्र निकलेंगे जो केवल आजीविका ही नहीं कमावे वरन राष्ट्र का सफल नेतृत्व भी कर सकें। इस प्रकार का शिक्षा तंत्र खड़ा कर उसकी शाखा प्रशाखाएं स्थापित करने के लिए शिक्षा तंत्र व्यावसायिक आधार पर भी खड़ा किया जा सकता है। छात्रावासों की लागत बोर्डिंग फीस से निकल सकती है। हॉस्टल अपने आप में स्वावलंबी होंगे। पाठ्य पुस्तकें कुछ लाभ ही देंगी। शिक्षा की फीस से अध्यापकों का खर्च चलेगा। उद्योग और शिल्प सिखाने का खर्च वहां विनिर्मित वस्तुएं तथा की हुई मरम्मतें निकाल लेंगी। इस प्रकार यह शिक्षा क्रम एक प्रकार से स्वावलंबी होगा। उसे दान दक्षिणा के ऊपर निर्भर रहने की अपेक्षा व्यावसायिक स्तर पर भी चलाया जा सकता है। लिमिटेड कंपनियों के ढंग के संस्थान शिक्षा योजना को देशव्यापी एवं स्वावलंबी बना सकते हैं। इसमें लगी हुई पूंजी डूबने की कोई आशंका नहीं है। लाउड स्पीकर के माध्यम से बजने वाले ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स अभी भी हर उत्सव आयोजन में दुकानों पर बजते रहते हैं। उनमें प्रेरणास्पद संगीत भरे हों तो उनका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। इनका निर्माण बड़ी योजना के साथ किया जाए तो भी जनमानस को प्रभावित करने का एक नया मार्ग मिल सकता है। इसमें तब पूंजी ही कहां डूबने वाली है। चित्र प्रकाशन आज की एक महत्ती आवश्यकता है। दिवाली जैसे त्योहारों पर हर कोई
घर सजाने के लिए चित्र खरीदता है। व्यापारियों का काम कैलेंडर छपाए बिना नहीं चलता। सुरुचिपूर्ण प्रेरणाप्रद चित्र ढूंढे नहीं मिलते। इस अभाव की पूर्ति के लिए कितने ही समर्थ चित्र प्रकाशन संस्थान चल सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक ऐसे उद्योग ढूंढे जा सकते हैं जो सीधे लोकमानस को प्रभावित करते हों। बच्चों की आंख से दिखने वाली छोटी सिनेमा तस्वीरें, बच्चों को दिखाए जाने वाले चित्रों के फॉक्स बॉक्स आदि कितनी ही चीजों से प्रेरणा भरी जा सकती है। प्रदर्शनियों के रूप में दिखाए जाने वाले बड़े साइज के रंगीन चित्र, नक्शे आदि भी इन प्रयोजनों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। हर विषय की पत्र पत्रिकाएं या साहित्य के अंतर्गत ही आती हैं, पर यदि उन्हें अलग से गिना जाए तो उसे भी एक अलग उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है और हर विषय के पत्रों को हाथ में लेकर जनमानस को दिशा देने से अति महत्वपूर्ण सफलता पाई जा सकती है। इस उद्योग के अंतर्गत छपाई के प्रेस की स्थापना आदि, उनके लिए टाइप ढालने तथा मशीनें बनाने की प्रक्रिया भी जोड़ी जा सकती है। ऊपर जिन उद्योगों की चर्चा की गई है वे सभी ऐसे हैं जो व्यक्तिगत प्रयत्नों से सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं और अच्छी आजीविका दे रहे हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में न चलने की आशंका की जा सके। यह सभी लाभदायक भी हैं और चलने वाले भी। हमें इनके संबंध में विचार इसलिए करना पड़ रहा है कि यह सभी उद्योग जनमानस को प्रभावित करने की क्षमता से भरे हुए हैं। इन दिनों जिन लोगों के हाथों में है वे उनका उपयोग इस प्रकार कर रहे हैं जिससे लोकमानस का अधःपतन ही होता है। इस गिरावट को उठाने के लिए यही उचित है कि इन साधनों को उत्कृष्टतावादी लोक सेवी हाथों में लाया जाए और वे उनका इस तरह उपयोग करें जिससे लोक मंगल की संभावनाएं उज्जवल होती चली जाएं। पूंजी लोगों के पास है, उद्योगों की भी तलाश की ही जाती है, फिर क्यों न उन उद्योगों को हाथ में लिया जाए जिससे गोरस बेचन हरि मिलन की कहावत पूरी होती हो। आजीविका उपार्जन के साथ साथ जन कल्याण का साधन बनता हो तो इसे स्वर्ण सुयोग ही कहा जाना चाहिए। इन उद्योगों को बड़े या छोटे पैमाने पर पूंजी के अनुमान से आरंभ किया जा सकता है और उससे हजारों लाखों व्यक्तियों के लिए रोजी रोटी का साधन जुटाते हुए उस श्रम को उपयोगी दिशा में नियोजित किया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे अनुभवी लोग आगे आएं जिनमें उद्योगों को चलाने की क्षमता है। आवश्यकता ऐसे लोगों की है जिनके पास पैसा है, उसे काम में लगाना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं और साथ साथ उचित लाभांश पाकर संतुष्ट हो सकते हैं और साथ ही ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो दूसरों को ऊंचा उठाने का, आगे बढ़ाने का प्रयोजन सिद्ध करें। ऐसे विचारशील लोगों को उपरोक्त उद्योगों में पूंजी लगाना स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। नवनिर्माण अभियान में तो उससे स्पष्टतः बड़ी सहायता मिलेगी। पार्ट 23 समाप्त।